किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी लालटेन। मेरा त्याम बटोत में गो मुख्तसर था, लेकिन गुनागु रूहानी मसरतों से पूर। मैंने उसकी सेहत अफजा मुथाम में जितने दिन गुजारे हैं, उनके हर लम्हा की याद मेरे जहन का एक जुज्व बन के रह गई है, जो भुलाए न भूलेगी। क्या दिन थे! बार बार मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज बुलंद होती है और मैं कई कई घंटे इसके जेरे सर बेखुद मदहोश रहता हूं। किसी ने ठीक कहा है कि इंसान अपनी गुज़श्ता जिंदगी के खंडरों पर मुस्तकबिल की दीवारें उस्तुवार करता है। इन दिनों मैं भी यही कर रहा हूं, यानी बीते हुए अयाम की याद को अपनी मुजमहिल रगों में जिंदगी बख्श इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। जो कल हुआ था उसे अगर आज देखा जाए तो उसके और हमारे दरमियान सदियों का फासला नजर आएगा, और जो कल होना ही है उसके मुतल्लिक हम कुछ नहीं जानते और न जान सकते हैं। आज से पूरे 4 महीने की तरफ देखा जाए तो बटोत में मेरी जिंदगी एक अफसाना मालूम होती है। ऐसा अफसाना जिसका मुसव्वदा साफ न किया गया हो। इस खोई हुई चीज को हासिल करना दूसरे इंसानों की तरह मेरे बस में भी नहीं। जब मैं इस्तिकबाल के आईना में अपनी आने वाली जिंदगी का अक्स देखना चाहता हूं, तो इसमें मुझे हाल ही की तस्वीर नजर आती है, और कभी कभी इस तस्वीर के पस मंजर में माजी के धुंधले नुठूश नजर आ जाते हैं। इनमें बाज नक्श इस कदर तीखे और शोर रंग है कि शायद ही उन्हें जमाना का हाथ मुकम्मल तौर पर मिटा सके। जिंदगी के इस खोए हुए टुकड़े को मैं इस वक्त जमाना के हाथ में देख रहा हूं, जो शरीर बच्चे की तरह मुझे बार बार उसकी झलक दिखाकर अपनी पीठ पीछे छुपा लेता है, और मैं इस खेल ही से खुश हूं। इसी को गनीमत समझता हूं। ऐसे वाकियात को जिनकी याद मेरे जहन में अब तक ताजा है, मैं आम तौर पर दोहराता रहता हूं, ताकि उनकी तमाम शिद्दत बरकरार रहे, और इस कर्ज के लिए मैं कई तरीके इस्तेमाल करता रहता हूं। बाज औकात में ये बीते हुए वाकियात अपने दोस्तों को सुनाकर अपना मतलब हल कर लेता हूं। अगर आपको मेरे इन दोस्तों से मिलने का इत्तिफाक हो, तो वो आपसे यकीनन यही कहेंगे कि मैं किस्सा गोई और आप बीतियां सुनाने का बिल्कुल सलीठा नहीं रखता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दास्तान सुनाने के दौरान में मुझे सामिन के तेवरों से हमेशा इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा बयान गैर मरबूत है, और मैं जानता हूं कि चूंकि मेरी दास्तान में हमवारी कम और झटके ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं अपने महसूसात को अच्छी तरह किसी के दिमाग पर मुंतकिल नहीं कर सकता, और मुझे अंदेशा है कि मैं ऐसा शायद ही कर सकूं। इसकी खास वजह यह है कि मैं अक्सर औकात अपनी दास्तान सुनाने सुनाते जब ऐसे मुकाम पर पहुंचता हूं जिसकी याद मेरे जहन में मौजूद न थी, और वो कयालात की रो में खुद ब खुद बहकर चली आई थी, तो मैं भैर इरादी तौर पर इस नई याद की गहराइयों में गुम हो जाता हूं, और इसका नतीजा ये होता है कि मेरे बयान का तसलसल यकलख्त मुंतशिर हो जाता है, और जब मैं इन गहराइयों से निकलकर दास्तान के टूटे हुए धागे को जोड़ना चाहता हूं, तो उजलत में वो ठीक तौर से नहीं जुड़ता। कभी कभी मैं ये दास्तानें रात को सोते वक्त अपने जहन की जबानी खुद सुनता हूं, लेकिन इस दौरान में मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है। मेरे जहन की जबान बहुत तेज है, और उसको छाबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज औकात छोटे छोटे वाकियात इतनी तफसील के साथ खुद ब खुद बयान होना शुरू हो जाते हैं कि तबीयत उकता जाती है, और बाज औकात ऐसा होता है कि एक वासिया की याद किसी दूसरे वाकिया की याद ताजा कर देती है, और इसका एहसास किसी दूसरे एहसास को अपने साथ ले आता है, और फिर एहसासातों अवकार की बारिश जोरों पर शुरू हो जाती है, और इतना शोर मचता है कि नींद हराम हो जाती है। जिस रोज सुबह को मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के नजर आए, आप समझ लिया करें कि सारी रात में अपने जहन की हिस्सा गोई का शिकार बना रहा हूं। जब मुझे किसी बीते हुए वाकिये को उसकी तमाम शिद्दतों समेत महफूज करना होता है, तो मैं टलम उठाता हूं और किसी गोशे में बैठकर कागज पर अपनी जिंदगी के उस टुकड़े की तस्वीर खींच देता हूं। यह तस्वीर भद्दी होती है या खूबसूरत, इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे ये भी मालूम नहीं
कि हमारे अदबी नट्टाद मेरी इन कलमी तस्वीरों के मुतल्लिक क्या राय मुरत्तब करते हैं। दरअसल मुझे उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं। अगर मेरी तस्वीरकशी स्कीम और ठाम है तो हुआ करे, मुझे इससे क्या, और अगर ये उनके मुकर्रर करदा म्यार पर पूरा उतरती है तो भी मुझे इससे क्या सरोकार हो सकता है। मैं ये कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूं कि मुझे कुछ लिखना होता है। जिस तरह आदि शराब चूरदन ढले शराब ठाना का रुख करता है, ठीक उसी तरह मेरी उंगलियां बेइख्तियार टलम की तरफ बढ़ती हैं और मैं लिखना शुरू कर देता हूं। मेरा रुए सुटन या तो अपनी तरफ होता या उन चंद अफराद की तरफ जो मेरी तहरीरों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं अदब से दूर और जिंदगी के नजदीक तर हूं। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी। मैं जिंदगी जिंदगी पुकारता हूं, मगर मुझ में जिंदगी कहां? और शायद यही वजह है कि मैं अपनी उम्र की पिटारी खोलकर उसकी सारी चीजें बाहर निकालता हूं और झाड़ पोंछ कर बड़े करीने से एक ततार में रखता हूं, और उस आदमी की तरह जिसके घर में बहुत थोड़ा सामान हो, उनकी नुमाइश करता हूं। बाज औकात मुझे अपना ये फैल बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन मैं क्या करूं? मजबूर हूं। मेरे पास अगर ज्यादा नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मुझ में सुजलापन पैदा हो गया है तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है गनीमत है। दुनिया में तो ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जिंदगी चटियल मैदान की तरह खुश्क है, और मेरी जिंदगी के रेगिस्तान पर तो एक बार बारिश हो चुकी है। गो मेरा शबाब हमेशा के लिए रुटस्त हो चुका है, मगर मैं उन दिनों की याद पर जी रहा हूं जब मैं जवान था। मुझे मालूम है कि ये सारा भी किसी रोज जवाब दे जाएगा, और इसके बाद जो कुछ होगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन अपने मौजूदा इंतशार को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरा अंजाम चश्मा एभलक को भी नमना कर देगा। तराबा फिक्र का अंजाम, वो शख्स जिसे अंजामकार अपने वजनी अपकार के नीचे पिस जाना है, ये सुतूर लिख रहा है, और मजे की बात यह है कि वो ऐसी और बहुत सी सत्रें लिखने की तमन्ना अपने दिल में रखता है। मैं हमेशा मतमुमलूल रहा हूं, लेकिन शब्बीर जानता है कि बटोत में मेरी आहों की जर्दी और तपिश के साथ साथ एक खुशगवार मुसर्रत की सुर्खी और ठंडक भी थी। वो आबोआतिश के इस बाहमी मिलाप को देखकर मुतअज्जिब होता था, और ठालिबन यही चीज थी जिसने उसकी निगाहों में मेरे वजूद को एक मुअम्मा बना दिया था। कभी कभी मुझे वो समझने की कोशिश करता था, और इस कोशिश में वो मेरे करीब ही आ जाता था, मगर दफ्तन कोई ऐसा हादिसा वथुअब्जीर होता जिसके बाइस उसे फिर परे हटना पड़ता था, और इस तरह वो नई शिद्दत से मुझे पुरस्रार और कभी पुरत्सन्नो इंसान समझने लगता। इकराम साहब हैरान थे कि बटोत जैसी भैर आबाद और भैर दिलचस्प देहात में पड़े रहने से मेरा क्या मकसद है। वो ऐसा क्यों सोचते थे? उसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि उनके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। चुनाचे वो इसी मसले पर गौर फिक्र करते रहते थे। वजीर का घर उनके बंगले के सामने बुलंद पहाड़ी पर था, और जब उन्होंने अपने नौकर की जबानी ये सुना कि मैं इस पहाड़ी लड़की के साथ पहरो बातें करता रहता हूं, तो उन्होंने ये समझा कि मेरी दुखती हुई रग उनके हाथ आ गई है, और उन्होंने एक ऐसा राज मालूम कर लिया है जिसके इफ्शा पर तमाम दुनिया के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएंगे। लोगों से जब वो इस मसले पर बातें करते थे तो ये कहा करते थे, मैं तय्युश पसंद हूं और एक भोली भाली लड़की को फांस रहा हूं। और एक दिन जब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा, देखिए ये पहाड़ी लौंडिया बड़ी खतरनाक है, ऐसा न हो कि आप इसके जाल में फंस जाएं। मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्हें या किसी और को मेरे मुआमलात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वजीर का करैक्टर बहुत सराब था और मेरा करैक्टर भी कोई तास अच्छा नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि लोग क्यों मेरी फिक्र में मुब्तला थे, और फिर जो उनके मन में था साफ साफ क्यों नहीं कहते थे। वजीर पर मेरा कोई हच नहीं था और न वो मेरे दबाव में थी। इकराम साहब या कोई और साहब अगर उसे दोस्ताना पैदा करना चाहते तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता था। दरअसल हमारी तहजीब व मुआशरत ही कुछ इस किस्म की है
कि आम तौर पर साफगोई को मायूब ख्याल किया जाता है, खुलकर बात ही नहीं की जाती, और किसी के मुतल्लिक अगर इजहारे ख्याल किया भी जाता है तो गिलाफ चढ़ाकर। मैंने साफगोई से काम लिया और उस पहाड़ी लौंडिया से, जिसे बड़ा खतरनाक कहा जाता, अपनी दिलचस्पी का एतराफ किया। लेकिन चूंकि ये लोग अपने दिल की आवाज को दिल ही में दबा देने के आदी थे, इसलिए मेरी सच्ची बातें उनको बिल्कुल झूठी मालूम हुई और उनका शक बदस्तूर कायम रहा। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं अगर वजीर से दिलचस्पी लेता हूं तो इसका बाइस ये है कि मेरा माज़ी-ओ-हाल तारीख है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, इसीलिए मैं उससे ज्यादा वाबस्ता था। वजीर से मेरी दिलचस्पी उस मोहब्बत का रिहर्सल थी जो मेरे दिल में उस औरत के लिए मौजूद है, जो अभी मेरी जिंदगी में नहीं आई। मेरी जिंदगी की अंगूठी में वजीर एक झूठा नगीना थी, लेकिन ये नगीना मुझे अजीज था इसलिए कि उसकी तराश, उसका माप बिल्कुल उस असली नगीना के मुताबिक था, जिसकी तलाश में मैं हमेशा नाकाम रहा हूं। वजीर से मेरी दिलबस्तगी बेघर्ज नहीं थी, इसलिए मैं और ज़मन था। वो शख्स जो अपने मज्जा माहौल को किसी के वजूद से रौनक बख्शना चाहता हो, उससे ज्यादा खुददर्ज और कौन हो सकता है। इस लिहाज से मैं वजीर का ममनून भी था, और खुदागवाह है कि मैं जब कभी उसको याद करता हूं तो बेइख्तियार मेरा दिल उसका शुक्रिया अदा करता है। शहर में मुझे सिर्फ एक काम था, अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के घुप अंधेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहना और बस। मगर बटोत में इस तारीकी के अंदर रोशनी की एक शुआ थी, वजीर की लालटेन। भटियारे के यहां रात को खाना खाने के बाद में और शब्बीर टहलते टहलते इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच जाते। ये बंगला होटल से करीबन 3 जरीब के फासले पर था। रात की खुनुक और नीम मरतूब हवा में इस चहलक दमी का बहुत लुत्फ आता था। सड़क के दाएं बाएं पहाड़ों और ढलवानों पर मकई के खेत रात के धुंधलके में साक्स्तरी रंग के बड़े बड़े ठालीन मालूम होते थे, और जब हवा के झोंके मई के पौधों में लर्जिश पैदा कर देते तो ऐसा मालूम होता कि आसमान से बहुत सी परियां इन टालिनों पर उतर आई है और हौले हौले नाच रही है। आधा रास्ता तय करने पर जब हम सड़क के बाएं हाथ एक छोटे से 2 मंजिला चोबी मकान के करीब पहुंचते तो शब्बीर अपनी मखसूस धुन में ये शेर गाता है, हर कदम फितना है, सियामत है, आसमान तेरी चाल किया जाने। ये शेर गाने की खास वजह ये थी, इस चोबी मकान के रहने वाले इस तलत फहमी में मुब्तला थे कि मेरे और वजीर के तल उठात अथलाथी नुत्ते निगाह से ठीक नहीं, हालांकि वो अतलात के मानी से बिल्कुल नाआशना थे। ये लोग मुझसे और शब्बीर से बहुत दिलचस्पी लेते थे और मेरी नकलो हरकत पर खासतौर पर निगरानी रखते थे। वो तसरीह की कर्ज से बटोत आए हुए थे और उन्हें तसरीह का काफी सामान मिल गया था। शब्बीर ऊपर वाला शेर गाकर उनकी तसरीह में मजीद इजाफा किया करता था। उसको छेड़छाड़ में टास लुत्फ आता था। यही वजह है कि उन लोगों के रिहाइशगाह के ऐन सामने पहुंचकर उसको ये शेर याद आ जाता था और वो बौरन उसे बुलंद आवाज में गा दिया करता था। रफ्ता रफ्ता वो इसका आदी हो गया था। ये शेर किसी तास वाकिये या तासुर से मुतल्लिक न था। मेरा ख्याल है कि उसे सिर्फ यही शेर याद था, या हो सकता है कि वो सिर्फ उसी शेर को गा सकता था, वरना कोई वजह न थी कि वो बार बार यही शेर दोहराता। शुरू शुरू में अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर हमारी चहलक दमी चोबी मकान के 24 साकिनों पर वो गैरमामूली तौर पर अजड़ा और गमवार वाठे हुए थे, कोई असर पैदा न कर सकी। मगर कुछ दिनों के बाद उनके बालाई कमरे में रोशनी नजर आने लगी और वो हमारी आमद के मुंतजिर रहने लगे। और जब एक रोज इनमें से एक ने अंधेरे में हमारा रुख मालूम करने के लिए बैटरी रोशन की, मैंने शब्बीर से कहा, आज हमारा रोमान मुकम्मल हो गया है। मगर मैंने दिल में उन लोगों की काबिल अरहम हालत पर बहुत अफसोस किया, क्योंकि वो बेकार 2-2, 3-3 घंटे तक जागते रहते थे। हस्ब मामूल एक रात शब्बीर ने उस मकान के पास पहुंचकर शेर गाया और हम आगे बढ़ गए। बैटरी की रोशनी हस्ब मामूल चमकी और हम बातें करते हुए इकराम साहब के बंगले के पास पहुंच गए। उस वक्त रात के 10 बजे होंगे।
हू का आलम था। हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। आसमान हम पर मर्तबान के ढकने की तरह झुका हुआ था और मैं ये महसूस कर रहा था कि हम किसी बंद बोतल में चल फिर रहे हैं। सुकूत अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर मुतकल्लिम हो गया था। बंगले के बाहर बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लैंप जल रहा था और पास ही पलंग पर इकराम साहब लेटे किसी किताब के मुताला में मसरूफ थे। शब्बीर ने दूर से उनकी तरफ देखा और दफ्तन साधुओं का मखसूस नारा मस्ताना अलख निरंजन बुलंद किया। इस भैर मुतवत के शोर ने मुझे और इकराम साहब दोनों को चौंका दिया। शब्बीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर हम दोनों बरामदे में दाखिल होकर इकराम साहब के पास बैठ गए। मेरा मुंह सड़क की जानिब था। ऐन उस वक्त जब मैंने हुत्था की नय मुंह में दबाई, मुझे सामने सड़क के ऊपर तारीकी में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फिर एक मुतहर्रिक साया नजर आया और इसके बाद रोशनी एक जगह साकिन हो गई। मैंने ख्याल किया कि शायद वजीर का भाई अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। चुनाचे उधर देखना छोड़कर मैं शब्बीर और इकराम साहब के साथ बातें करने में मशगूल हो गया। दूसरे रोज शब्बीर के नारा बुलंद करने बाद फिर अखरोट के दरत के अतब में रोशनी नुमुदार हुई और साया हरकत करता हुआ नजर आया। तीसरे रोज भी ऐसा हुआ। चौथे रोज सुबह को मैं और शब्बीर चश्मे पर कुसल को जा रहे थे कि ऊपर से एक कंकर गिरा। मैंने बैक वक्त सड़क के ऊपर झाड़ियों की तरफ देखा। वजीर सर पर पानी का घड़ा उठाए हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने मखसूस अंदाज में हंसी और शब्बीर से कहने लगी, क्यों जनाब, ये आपने क्या वतीरा इख्तियार किया है कि हर रोज हमारी नींद नराब करें। शब्बीर हैरतजदा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं वजीर का मतलब समझ गया था। शब्बीर ने उससे कहा, आज आप पहेलियों में बात कर रही हैं। वजीर ने सर पर घड़े का तवाजुन कायम रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इतनी देर तक लालटेन जलाकर अथरोट के नीचे बैठी रहती हूं और आपसे इतना भी नहीं होता कि फूटे मुंह से शुक्रिया ही अदा कर दें। भला आपकी जूती को क्या कर्ज पड़ी है? ये चौकीदारी तो मेरे ही जिम्मे है। आप टहलने को निकले और इकराम साहब के बंगले में घंटों बातें करते रहें और मैं सामने लाल टेशन लिए ऊँघती रहूं। शब्बीर ने मुझसे मुठातब होकर कहा, ये क्या कह रही है? भाई मैं तो कुछ न समझा। ये किस धुन में अलाप रही है? मैंने शब्बीर को जवाब न दिया और वजीर से कहा, हम कई दिनों से रात गए इकराम साहब के यहां आते हैं। 2-3 मर्तबा मैंने अखरोट के पीछे तुम्हारी लाल टेशन देखी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम तास हमारे लिए आती हो। इसकी क्या जरूरत है? तुम नाहक अपनी नींद क्यों नराब करती हो? वजीर ने शब्बीर को मुठातब करके कहा, आपके दोस्त बड़े ही नाशुक्रे हैं। एक तो मैं उनकी हिफाजत करूं और ऊपर से यही मुझ पर अपना एहसान जताएं। उनको अपनी जान प्यारी न हो पर वो कुछ कहते कहते रुक गई और बात का रुख यूं बदल दिया। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहां उनके बहुत दुश्मन पैदा हो गए हैं। फिर आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि रात को बाहर न निकला करें? वजीर को वाकई मेरी बहुत फिक्र थी। बाज औकात वो मुझे बिल्कुल बच्चा समझकर मेरी हिफाजत की तदबीरें सोचा करती थी, जैसे वो खुद महफूज मामून है और मैं बहुत सी बलाओं में घिरा हुआ हूं। मैंने उसे कभी न टोका था, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि उसे उस शगल से बाज रखूं जिससे वो लुत्फ उठाती है। उसकी और मेरी हालत बैनी ही एक जैसी थी। हम दोनों एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले मुसाफिर थे, जो एक लकोदक सहरा में एक दूसरे से मिल गए थे। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, ताकि हमारा सफर अच्छी तरह कट सके। मेरा और उसका सिर्फ ये रिश्ता था जो किसी की समझ में नहीं आता था। हम हर शब मुकर्ररा वक्त पर टहलने को निकलते। शब्बीर चोबी मकान के पास पहुंचकर शेर गाता, फिर इकराम साहब के बंगले से कुछ दूर खड़े होकर नारा बुलंद करता। वजीर लालटेन रोशन करती और उसकी रोशनी को हवा में लहराकर एक झाड़ी के पीछे बैठ जाती। शब्बीर और इकराम साहब बातें करने में मशगूल हो जाते और मैं लालटेन की रोशनी में इस रोशनी के जर्रे ढूंढता रहता जिससे मेरी जिंदगी मुनव्वर हो सकती थी।
वजीर झाड़ियों के पीछे बैठी ना जाने क्या सोचती रहती। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।